Jai Hind everyone, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम सभी देखने वाले हैं बिहार के क्षेत्रीय वंश को। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के क्षेत्रीय वंश में हम मुख्य रूप से पाल वंश और कर्नाट वंश को पढ़ते हैं, और साथ ही उस समय जो बिहार था वह बंगाल का हिस्सा था, इसीलिए हम एक बंगाल के सेन वंश को भी पढ़ लेते हैं। और इस तरीके से जो बिहार स्पेशल में एंसेंट हिस्ट्री ऑफ बिहार का पोर्शन है वह हमारे बिहार के क्षेत्रीय वंश को लेकर के कंप्लीट हो जाता है। तो यदि आप 72nd बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं, आप बीपीएससी एईडीओ के एस्पिरेंट हैं, या फिर बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी सीजीएल 4, बिहार में जो भी वैकेंसीज आते हैं उन सभी एग्जामिनेशन को देने वाले हैं, उनमें अपीयर होने वाले हैं, तो आपके लिए आज का यह जो सेशन है काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। आपको पता है कि बिहार स्पेशल सीरीज आपके लिए लाया जा रहा है, और जैसे ही 2-3 और इसमें पोर्शन बाकी है, जैसे कि मैं बताई हूँ पाल वंश, कर्नाट वंश और बंगाल का सेन वंश, ये क्षेत्रीय वंश समाप्त होते ही आपके लिए वन शॉट वीडियो लाया जाएगा, जिसमें आपको एंसेंट हिस्ट्री ऑफ बिहार का एक वन शॉट वीडियो होगा, जिसमें आप 2 से 3 घंटे की सीरीज को अटेंड करके आप आसानी से पूरे वंश को जो भी एंसेंट हिस्ट्री ऑफ बिहार में पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप समझ जाएंगे और आपको याद हो जाएगा। आप इसी तरीके से अपना प्रेम, अपना सहयोग, अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए इस तरीके का कंटेंट लाते रहें। ये जो सेशन है आपके, यदि आप किसी तरीके से बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए ये सेशन काफ़ी बेनिफिशियल होगा, एंड आप हमारे साथ आज के इस सेशन में बने रहेंगे। बिहार के क्षेत्रीय वंश में हम सभी यह समझने वाले हैं कि गुप्तोत्तर काल में बिहार कैसा था, किस तरीके से यह बट गया 2 भागों में, और किस तरीके से हम इसके बाद पाल वंश को पढ़ेंगे। पाल वंश के जस्ट बाद आपके लिए सेन वंश का वीडियो कल आपके लिए अपलोड कराया जाएगा, बंगाल का सेन वंश और कर्नाट वंश का वीडियो भी आपके लिए लाया जाएगा। ओके, चलिए गुप्तोत्तर काल में बिहार में आप यह देखते हैं कि बिहार कई भागों में बट गया। बिहार का उत्तरी भाग जो है वो मिथिला का और विदेह का क्षेत्र था, मिथिला और विदेह के क्षेत्र में जो है वो कर्नाट वंश का उदय हो गया। इसी प्रकार बिहार के पूर्वी भाग में जो कि बंगाल का क्षेत्र था उसमें सेन वंश के नियंत्रण में वह चला गया, जबकि गंगा का जो दक्षिणी के ज़्यादातर हिस्से थे उनमें पाल वंश का नियंत्रण हो गया। आप जानते हैं कि जो हमारा बिहार का मैप है, ओके, वो कुछ इस तरीके से है। ओके, जस्ट वेट अ मिनट, वो कुछ इस तरीके से हमारा बिहार का मैप है। ओके, और यह जो बीच से गंगा नदी गुजरती है, आप जानते हैं इस बात को। आप यह भी जानते हैं कि उत्तरी भाग, ओके, ये जो उत्तरी भाग है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे यह मिथिला और विदेह का क्षेत्र है, और इस मिथिला और विदेह के क्षेत्र में किस वंश का उदय हो रहा था, तो कर्नाट वंश का। किस वंश का? कर्नाट वंश का। ओके, साथ ही आप यह देखेंगे पूर्वी भाग, ओके, जो बंगाल का पोर्शन इधर से है, इसमें किस वंश का उदय हो रहा था, तो सेन वंश का उदय हो रहा था। और गंगा के दक्षिण के जो ज़्यादातर हिस्से थे, मतलब इस तरीके के जो इधर के हिस्से थे, उसमें किस वंश का उदय हो रहा था, तो इधर हो रहा था उदय पाल वंश का। ओके, इस तरीके से बिहार में 3 क्षेत्रीय वंश बन गए थे। ओके, तो इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, आज के इस सेशन में जानने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। इसमें आप यह देखेंगे कि आप यहाँ फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं, ओके, कि यहाँ बिहार का जो मैप है वो आपके लिए बनाया गया है, और आप इसमें समझ सकते हैं कि ऊपर वाले भाग जो नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है, और यह जो है मिथिला का और विदेह का क्षेत्र है, यहाँ कर्नाट वंश का उदय हो गया था, और पूर्वी बंगाल में सेन वंश का उदय, और इधर पाल वंश का, जो दक्षिणी बिहार का क्षेत्र है, इसमें पाल वंश का उदय हो गया था। ओके, तो चलिए बारी बारी से हम सबसे पहले पाल वंश को देखते हैं। पाल वंश में आप राजा के क्रम को इस तरीके से याद रख सकते हैं कि सबसे पहले थे गोपाल, उसके बाद धर्मपाल, फिर देवपाल और फिर रामपाल। आप इन चारों राजाओं को याद रखेंगे और अपने कॉपी में साइड में लिख लेंगे। ओके, जैसे हमने लिख रखा है। पाल डायनेस्टी में आप यह देखेंगे कि लगभग 750 ईस्वी में गोपाल के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। ओके,
पाल वंश का साम्राज्य विस्तार जो है वो अधिकतर किस क्षेत्र में था, तो दक्षिण बिहार के दक्षिणी भाग में, बिहार के जो गंगा के मैदान है उसके दक्षिणी भाग में था। और गोपाल बौद्ध धर्म के संरक्षक भी थे, जिस कारण से इस शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म का भी खूब प्रचार प्रसार हुआ। गोपाल के द्वारा ही ओदंतपुरी में मठ का निर्माण कराया गया, जिसमें कई गांवों को भी दान में दे दिया गया। गोपाल के द्वारा ही ओदंतपुरी महाविहार जो कि बिहार शरीफ में है उसकी स्थापना की गई। आप इसको याद रखेंगे कि ओदंतपुरी महाविहार की जो स्थापना है वो किसके समय में की गई, तो वह गोपाल के द्वारा ही की गई जो कि बिहार शरीफ में है। और यह जो ओदंतपुरी महाविहार है वो बौद्ध धर्म की शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया। पाल वंश के शासनकाल में प्राचीन काल में बिहार की शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया और आरंभिक दौर में पाल वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो अपनी राजधानी को इन्होंने पाटलिपुत्र बनाया। कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र बनाया। इसके बाद आप यह देखेंगे कि इस वंश के क्रम में आप ये देखेंगे कि सबसे पहले गोपाल थे जो कि पाल वंश के क्या थे, तो पाल वंश के संस्थापक थे। इसके बाद धर्मपाल हुए, फिर देवपाल हुए एंड देन रामपाल हुए। ओके, तो चलिए सबके बारे में भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको जान लेते हैं। धर्मपाल के बारे में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो यह है कि धर्मपाल के द्वारा ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय मतलब विक्रमशिला महाविहार का स्थापना कराया गया था और यह महाविद्यालय बौद्ध धर्म के शिक्षा में बड़ा केंद्र बना। विक्रमशिला महाविहार जो वर्तमान बिहार के भागलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भागलपुर में। ओके, धर्मपाल के शासनकाल में पाल वंश सबसे मजबूत स्थिति में था। इसके बाद आप यह देखेंगे देवपाल में कि देवपाल ने इसकी राजधानी को कहाँ बना दिया, तो देवपाल ने जो राजधानी परिवर्तन करके इसको मुंगेर बना दिया। और रामपाल में आप यह देखेंगे कि यह संभवतः अंतिम प्रभावी शासक माना जाता है पाल वंश का। ओके, जो रामपाल माने जाते हैं, तो रामपाल जो है वो अंतिम प्रभावी शासक माने जाते हैं पाल वंश के। इस तरीके के आज इस सेशन को यही कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड थैंक यू।